हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सर स्टडी चैनल में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सर। पिछले 2-3 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड नहीं हुआ, हमारी कुछ अपनी समस्या थी, इसलिए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन मैं आ गया दोबारा लौट कर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्लास 10 का हम क्रैश कोर्सेज कर रहे थे, तो क्रैश कोर्सेज करेंगे फिर से। चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर 5 हमारा है द एम्प्टी हार्ट, यानी खाली हृदय, जिनका राइटर है पेरिसमी थोरन। तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और आप क्या पढ़िएगा। सबसे पहले ऑथर बायोग्राफी पढ़िएगा, आप लोग के बोर्डिंग सब्जेक्ट, मगर मेरे लिए पढ़ाना ही पढ़ाना है आप लोग के लिए, ठीक है। तो जानेंगे ऑथर बायोग्राफी, उनके जन्म फिर मृत्यु और थीम ऑफ द पोएम, उसके बाद पोएम में एग्जैक्टली एंट्री कर देंगे, ठीक है। एंट्री करने का मतलब है कि डूब जाएंगे उसमें, समझने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं पहला ऑथर बायोग्राफी के बारे में। हु इज पेरिसमी थोरन? तो कहता है क्या, एमपी पेरिसमी थोरन वाज ए पैट्रियोटिक तमिल पोएट, टीचर एंड कंपोजर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कहता क्या है कि जो पेरिसमी थोरन है वो क्या है, एक पैट्रियोटिक है, तमिल पोएट है, यानी कवि है। किसके? तमिल में। तमिल जो लैंग्वेज होता है उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है, पर तमिल लैंग्वेज को लिख कर इंग्लिश में लिखा है। तो वो टीचर भी है एंड उन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक किसको कहते हैं? जब आप जब तमिलनाडु सर्च कीजिएगा तो कार्नेटिक म्यूजिक होता है उन लोग का सबसे, जैसे हम लोग में कैसे होता है, भांगड़ा होता है या डांस होता है, कैसे होता है वो सब, उसी प्रकार उसमें तमिलनाडु में कार्नेटिक म्यूजिक होता है, ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। उन्होंने कंपोज भी किया है, ठीक है। कंपोज का मतलब उन्होंने गाया है और उन्होंने एज अ कंपोज, जैसे कोई हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं उसी तरह उन्होंने किया है। और उनको याद किस लिए किया था ये जान लीजिए आप। बेस्ट रिमाइंडर टुडे एज द एडिटर ऑफ द फेमस 10 वॉल्यूम जनरल एनसाइक्लोपीडिया इन तमिल कलाई कजहानिजियम, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यही है, तमिल में यही है। अब कजहानिजियम बोलिए या कजहानिजियम, हमारे में कुछ मिस्टेक हो सकता है, हम तो तमिल है नहीं, तो तमिल लैंग्वेज ये है, तो थोड़ा हमसे भी माय मिस्टेक हो सकता है, इसलिए ध्यान उस पर केंद्रित ना करके अपने वीडियो पर आ जाइए। तो उन्हें याद किया था एडिटर, क्यों फेमस है किसके? 10 वॉल्यूम जनरल एनसाइक्लोपीडिया तमिल में उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया लिखा। एनसाइक्लोपीडिया कहने का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, समझा देते हैं हम। पर कलाई कज हनीजियम लिखा नाम है, ठीक है, तमिल में उनका बुक का नाम है। तो एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं किसको? एनसाइक्लोपीडिया होता है जो बुकों का समूह, ज्ञान का समूह, एक बुक में केंद्रित हो, ठीक, अलग अलग बुक का, और एक ऐसा तो मतलब टॉपिक पर ही बुक का समरी, तो उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जैसे जानवर, जो जानवर बहुत सारा होता है उसके बारे में पूरा डिटेल समरी रहता है ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा या दिखता होगा, एनसाइक्लोपीडिया ले लो, एनसाइक्लोपीडिया ले लो, एनसाइक्लोपीडिया ले लो, होता है कहीं कहीं घर में, बचपन में आपने कई बार देखा होगा, इस चीज को नोटिस किया होगा। मेरे घर में भी आया था एनसाइक्लोपीडिया, हमें भी इच्छा था लेने का, बाद में मालूम चला कि वो जानवरों के बारे में था, तो उसके बारे में फिर कभी टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। तो यही है एनसाइक्लोपीडिया के बुकों का एक समूह जिसमें बहुत सारी चीज़ों का विस्तार रूप से वर्णन किया हो, और या एक बुक मतलब अलग अलग किताबों के वर्णन एक बुक में डाल दिया गया हो और वर्णन किया हो, या एक ही मतलब टॉपिक को लेकर, एक ही सब्जेक्ट को लेकर उस बुक के अंदर दबाकर वर्णन किया गया हो, ठीक है। तो अगला हम समझेंगे पद्म भूषण कलाई ममानी फ्रॉम तमिलनाडु हैज बीन अवॉर्डेड, ठीक है। उन्हें क्या मिला है? एक पद्म भूषण भी मिला है, उनको अवार्ड यानी उनको पुरस्कार भी मिला है। किस विषय में? पद्म भूषण में और कलाई ममानी में। ममामी, हाँ ममामी, ठीक है, ध्यान मत दीजिए, मुमानी नहीं करे, ममानी है, ठीक है। तो तमिलनाडु में उनको अवार्ड भी मिला है। तो इसी समझिए एक लाइन में इसको, जो पेरिसमी थोरन थे वो क्या है? एक तमिल कवि भी है, मतलब एग्जाम में थोड़ा बहुत इसमें फोकस कीजिएगा, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, इनका जो ट्रॉफी है और एनसाइक्लोपीडिया और थोड़ा ये सभी लाइन है, पर थोड़ा सा उसको समझिएगा ना विस्तार रूप से, तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप बेहतर स्कोर कर पाइएगा। तो पेरिसमी थोरन क्या है कि एक टीचर भी है और एक कंपोज म्यूजिक, उन्होंने कंपोज किया म्यूजिक को भी, और तमिल कवि भी है, यानी तमिल भाषा में उन्होंने कविताएं भी लिखा है, पोएम भी लिखा उन्होंने, और उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। किस विषय में? पद्म भूषण और कलाई ममानी में,
ठीक है। कलाई में मामी होगा उन्हीं लोग का, तमिलनाडु में कोई अवार्ड होगा, नाम होगा उसका। अब उसके विस्तार में जानना है तो बोलिएगा तो वीडियो बना दूंगा, कम से कम 4 मिनट का तो लगेगा अगर इस अवार्ड के बारे में आपको जानना है। और उनको 10 वॉल्यूम के लिए रिमेम्बर यानी याद किया जाता है 10 वॉल्यूम किसके में, एनसाइक्लोपीडिया कलाई काज़-हनजियम में, तमिल में लिखा गया कलाई काज़-हनजियम में उन्हें याद किया जाता है। 10 वॉल्यूम उन्होंने 10 लाइनों में एनसाइक्लोपीडिया को लिखा था तमिल लैंग्वेज में, इसलिए उन्हें आज फेमस है, लीडर ऑफ द फेमस, उस सब मतलब फेमस है वहाँ के तमिलनाडु में। ठीक है, तो हम लोग अब जान चुके ऑथर बायोग्राफी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे बॉर्न और डाइड, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, और थीम ऑफ द पोएम, और फिर हम अपने एंट्री करते हैं, डूब जाते हैं अपने कविताओं में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हम लोग ने ऑथर बायोग्राफी के बारे में जान लिया है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल से बिल्कुल ना भूल एकदम याद कर लीजिएगा, दबाते दबाते लाइक ठोक दीजिए आप लोग गाइज। तो आगे हम लोग देखते हैं उनका जन्म और कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1908 में मोदाकुरुची, ठीक है, मोदाकुरुची में उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 20 जनवरी 1987 में, उनकी जबकि एज थी 78 यानी 78 वर्ष हुए थे। उनकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी। ठीक है, आप लोग डाइट जान लिए और वर्ड जान लिए, ये थोड़ा टॉपिक याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं पर नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगर आपसे पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो याद कर लीजिएगा, मन ही मन याद कर लीजिए। 26 जनवरी 1908 में हुआ था पहले सभी थ्रोन का, और डाइट हुआ था 20 जनवरी 1987 में। तो दबा के लाइक ठोक दीजिए इसी बात पर गाइज। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने थीम ऑफ द पोएम के बारे में आते हैं। तो गाइज हम लोग थीम ऑफ द पोएम के बारे में समझ लेंगे, उससे पहले ऑथर बायोग्राफी डाइड एंड बॉर्न समझ चुके हैं। तो थीम ऑफ द पोएम के बारे में समझेंगे, कहता क्या है इसमें, द पोएम कुराई कुदम, कदम कुछ भी वो तमिल में है, मैंने कितने बार बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि तमिल हमें नहीं आता, इसलिए वो जिसको इंग्लिश में द एम्पटी हार्ट, ठीक है, हाईलाइटेड ए ग्रेट वेकनेस। इसमें कहता है इस पोएम में बताया जा रहा है क्या इंसान की, ठीक है, इंसान मनुष्य की सबसे मतलब कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है वो बताया जा रहा है इस कविता में। ठीक है, मैन इंस्टेबल ग्रेट विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम, यानी लालच। इस कविता में हम जानेंगे लालच कितना मतलब कितना आदमी को अंदर ही अंदर कमजोर करके अंदर ही अंदर उसको कितना डिस्ट्रॉय करता है, अल्टीमेटली कितना उसे नुकसान पहुंचाता है लालच के वजह से, ग्रीड के वजह से, वो इस मतलब कहानी में हम समझेंगे। तो इसी बात पे गाइस लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और लाइक दम दबा के ठोक दीजिए अभी इसी बात पर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तब। अब हम लोग अपने पोएम में आते हैं, लाइन बाय लाइन उसको समझेंगे। तो गाइज हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है और हम लोग अब पढ़ेंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे और लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट लाइन कहता है क्या, द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। एक इंसान था, एक व्यक्ति था, एक कवि का काल्पनिक जो रख रहे पर यह हकीकत है। एक तरह से इसको अगर पूरा पैराग्राफ अगर मैं आपको समझाऊंगा, पूरा अगर स्टोरी समझा दिए तो एक हकीकत की तरह से आप इसको समझ भी सकते हैं। द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट, कहता है क्या है, एक व्यक्ति था, एक अमीर व्यक्ति था, मगर वो संतुष्ट नहीं था। मतलब अमीर तो था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट, सुबह समय रात कहाँ जाता था, देखिए अगला लाइन, टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। कल्प वृक्ष, क्या हुआ कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, 14 रत्न में से कल्प वृक्ष भी रत्न भी था, यानी कल्प वृक्ष। ठीक है, अगर इसके बारे में पूरा डिटेल जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो जरूर से जरूर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड, सुबह समय रात जब उसको समय मिलता, जब इच्छा करता वो जाता कल्प वृक्ष के पास और क्या कहता, देखिए, ओ कल्पक I seek your aid, all I want is a pot of gold। ठीक है, कहता क्या है कि ओ कल्प वृक्ष, मुझे सोने से भरा हुआ, मतलब पोत का मतलब होता है गमला या उसको बर्तन, सोने का भरा हुआ एक बर्तन मुझे दे दीजिए।
देखिए सोचने की बात है इस लाइन में कवि क्या समझाना चाहते हैं। वो व्यक्ति अमीर था, अमीर है मतलब अमीर है, अमीर था, कुछ भी उसमें डैश करके लगा दीजिए, अमीर है मगर उससे संतुष्ट नहीं है। वो सुबह शाम दिन रात कहाँ जाता है, कल्प वृक्ष के पास, और कहता है ओ कल्प वृक्ष, मुझे ना आपसे कुछ प्रार्थना करना है कि आप मुझे सोने से भरा हुआ एक बर्तन दे दे, यानी एक गमले साइज का उसमें बर्तन दे दे हमें सोने से भरा हुआ। अब देखिए आगे अगला पैराग्राफ, फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिक्चर 7। देखिए कल्प वृक्ष उसकी प्रार्थना सुन लेता है और उसे क्या करता है, वो मांगा एक, क्या मांगा, पॉट ऑफ गोल्ड, ठीक है, मांगा एक पॉट ऑफ गोल्ड यानी सोने से भरा हुआ बर्तन। मिला कितना, 7, उसको मिला क्या, 7 मिल गया। वो कल्प वृक्ष से तो मांगा एक, मगर कल्प वृक्ष ने क्या किया, उसे 7 सोने से भरा हुआ बर्तन दे दिया, वो भी क्या, ग्लिसनिंग 7 pitchers वर नाउ विथ हिम। और क्या, कल्प वृक्ष 7 से भरे हुए सोना यानी चांदी में, यानी चांदी के बर्तन में सोना भर के उसे दे दिया गया। अभी कितने, 7, एच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब कोने कोने से भरा हुआ, यानी एक ऐसा पोत ले लीजिए, ठीक है, यानी सिक्का एकदम कोना, मतलब कोना कोना से भरा, एकदम दबा हुआ है, एकदम इतना भरा हुआ है उसमें चांदी के बर्तन में, और पूरा भरा हुआ है कोना कोना में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है एकदम ठोक दीजिए अभी गाइज। आगे देखते हैं, व्हाट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड, और वो क्या करता है, उसे तो देता है 7, लेकिन क्या होती, अनकाइंड निर्दयता हो जाता है और उसे क्या करता है, आठवां घड़ा देता है। आठवां घड़ा कैसा देता है, आधा भरा हुआ। 7 घड़ा उसको फुल देता है, फुल फिल दम कोने कोने से भरा हुआ, लेकिन आठवां घड़ा निर्दयता होकर यानी कठोर थोड़ा होकर पेड़ क्या करता है, उसे 8वां घड़ा भी दे देता है। और 8वां घड़ा कैसा होता है, आधा भरा हुआ। तो अब अगला पैराग्राफ में जानिए क्या 8वां घड़ा वो क्या करता है, संतुष्ट रहता है क्या, संतुष्ट में और कुछ करता है, देखते हैं। तो गाइज हम लोगों ने 2 पैराग्राफों के बारे में समझ लिया है। अब मैं 3rd और 4th पैराग्राफ इसी पैराग्राफ में ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ गाइज, मानता हूँ ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन उधर भी लिख सकते थे, फिर एक लाइन में कॉलम में बाई कॉलम समझाना भी तो है, वो लाइन जुड़ जाएगा, इसलिए अगर दिक्कत होती है तो बुक आप लोग के पास है, अगर नहीं है तो कमेंट करिए। आप लोगों को मैं बुक का एज ए PDF जो चैप्टर का होता है पोएट्री, अगर नहीं किन्हीं के पास तो बोल के देखिए, हम उनको कर लेंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारा वेबसाइट है। तो पढ़ते हैं अगला, ठीक है। टू फिल दिस वाज थॉट द 7 full vessel he clean forget, कहता है वो जो आधा वक्त हम लोग ने पढ़ा था ना गाइस, एक लाइन छूट गया था नीचे में, तो अगर बुक है तो देख लीजिएगा। जो 8वां घड़ा उसको मिला आधा भरा हुआ, वो क्या हुआ, वो ना सोचा कि उसने सोचा कि 8वां घड़ा में मिला इसको भी भर दिया जाए, पर वो सोचा कि हम खुद भरेंगे इसको। वो क्या हुआ, 7 जो से घड़ा मिला था, चांदी का घड़ा जिसमें सोने का भर भर के मिला हुआ था कोने कोने से, वो भूल गया एकदम कि मुझे 7 घड़ा में मिला, सिर्फ 8वें घर के बारे में सोचने लगा। आगे देखिए, The demon desire now made his mad, अब उसकी डेमन का मतलब राक्षस, मतलब वो आदमी पागल हो गया, एकदम बिल्कुल राक्षस की तरह व्यवहार करने लगा। किस तरह का राक्षस होता है, जब शक्ति मिलने के बाद देखते हैं कि पागल की तरह व्यवहार करता है, जगह जगह पर तबाही मचाता है, एनीथिंग एल्स कह सकते हैं उसको। इसी तरह ये हो गया आदमी, इसके पास तो अमीर था, मिला तो मिला इसको 7 घड़ा, लेकिन लालच जो इसके मन में बसा हुआ था, वो क्या कर दे, इसको राक्षस बना दिए। अब वो पागल हो गया, किसके विषय में, 8वां घड़ा भरने के विषय में, ठीक है। टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही वेड, उसने क्या किया, अपनी माँ पत्नी बेटे सबको कह दिया अलविदा, मैं नहीं, मैं 8वां घड़ा भरने जा रहा हूँ, सबको अलविदा कह दिया। He rose before cook crow past midnight he walked, देखिए कितना ये इसके अंदर लालच भरा हुआ, इससे पता चल जाएगा, इस वाक्य से, इस लाइन से, इस वध से। कहता है क्या, वो कुक मुर्गा जो चिल्लाता है ना, कुकड़ू कुकड़ू जो करता है, सुबह गांव में करता था ना कुकड़ू ये सब, कुकड़ू यानी मुर्गा के बोलने से पहले ही, ठीक है, मुर्गा के बोलने से पहले ही वो आधी रात्रि में, आधी
अधर रात्रि में उठकर वो कार्य करता था। सोचिए कितना उसके अंदर लालच भरा हुआ है। 7 घड़ा मिलने के बाद भी 8वां घड़ा भरा हुआ है और उसको नहीं करना, उसको 8वां घड़ा भरना ही भरना है और मुर्गे के उठने से पहले ही उठ जाता था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो लाइक कर दीजिए, इसी बात को ठोक दीजिए दम। अगला पॉइंट क्या, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप he rigged his health, his considered soul। वो क्या हुआ, वो मतलब ऐसा बेचैन हो गया ना उसे सोने की फिक्र ना खाने की। जो व्यक्ति लालच में अगर फंस जाए ना किसी चीज के लालच में तो क्या होता है, वो सोचता है कि नहीं पहले इसको करेंगे। वो खाना सोना मतलब मैं ड्रिंकिंग पीना सब मतलब बहुत कम हो गया और दिन पे दिन उसका क्या हुआ, हेल्थ गिरते गया, दुबला पतला होते गया, कमजोर हो गया। और वो अपने क्या किया, और एंड टायर्ड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड। और उसने मतलब सभी तरीकों से मतलब कहीं ना कहीं से अगर छोटा से छोटा मतलब किसी तरीके से अगर उस सोने का बर्तन भरा से आता भरा वो भरने का प्रयत्न करता था, सभी कोशिश से किया। ठीक है, वो अपने मतलब each eager and anxious he shamelessly took, ठीक है, each coin he could clutch by hook and crook। मतलब hook and crook का मतलब ये हो जाता है मतलब कैसे भी, ठीक है। hook and crook एक मतलब आपके एग्जाम में जाए तो पूछता है hook and crook का मतलब यानी कैसे भी करके, ठीक है, जैसे तैसे, ठीक है। तो वो मतलब जैसे तैसे उसको कर रहा है, मतलब उसको कोई अब शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है, कोई उसके अंदर मतलब उसके अंतर आत्मा तक बिक गई है, मतलब वो अंतर आत्मा तक उसकी नष्ट हो गई है उस लालच के अंदर में। वो सिर्फ जानता है कि मुझे आत्मा घड़ा भरना है, जैसे तैसे भी करके मुझे वो आत्मा घड़ा भरना ही भरना है। और हादर एंड हादर ही ट्राइड बट डेड, उसने बहुत कठोर परिश्रम किया, करते गया, लेकिन क्या अंत में मिला उसको, मृत्यु। ठीक है, मतलब लालच देखिए कितना एक मतलब खराबी है। मतलब मेहनत करते गया, आठवां घड़ा भर 7 घड़ा उसको मिला, लेकिन 8वां घड़ा आधा मिला हुए बावजूद भी वो लालच के चक्कर में दिन पे दिन कार्य करते गया, उसका हेल्थ बिगड़ते गया और अंत में जाकर उसकी मृत्यु हो गई। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पुट, लेकिन वो उस घड़े को भर नहीं पाया। ठीक है, उसकी आत्मा तक उस लालच की वजह से बिक गई थी। मतलब आत्मा तक वो अपने अंदर आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहा था कि नहीं तुमको ये मतलब 7 घड़ा मिला है, 8वां घड़ा मिला, उसको उपयोग करो। अपने हेल्थ पर फोकस करो, वही चीज पर ध्यान नहीं दे पाया और अंत में उसको मृत्यु हो गई। वो 8वां घड़ा भर ही नहीं पाया। ग्रीड एंड एंडलेस, अब देखिए यहाँ तक आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, मगर जो राइटर है 3 लाइन और कहते हैं क्या, ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, सॉरी गाइस, ये यहाँ पर इसी लाइन में जोड़ेगा। जो लालच होता है कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन मनुष्य समाप्त हो जाता है। लालच कभी समाप्त नहीं होगा पर मनुष्य समाप्त हो जाता है। Nothing is wrong with a half filled purse, this the void in the heart that is the curse। दिक्कत नहीं है आधी पर्स, अगर आपका आधा पर्स भरा हुआ है, आधा पैसा भरा हुआ है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उस आधा पर्स में भरे हुए मतलब आधा अगर आपका हृदय आधा रहा, यानी लालच आपके अंदर आ गया और उस लालच में आपको कोई चीज आधा अगर कर देता है, दिखता है, तो क्या होता है, वो नष्ट है, बेकार है, बिल्कुल दम वो बेकार ही बेकार है। आपको लालच पूरी तरह से संपूर्ण होने ही नहीं देगा। अगर आपके पास 200 रुपए अगर आपके अंदर लालच आ गई तो 200 भी आपके लिए कम है। इसलिए लालच क्या है, कहावत भी, लालच बुरी बला है, इसलिए लालच को दूर रखिए। आपके पास जितना मिला है, मेरा ओपिनियन है, अब मेरा ओपिनियन भी सुन लीजिए थोड़ा। अगर आपके पास जितना उतना में संतुष्ट रहना सीखिए, ज्यादा लालसा करना, क्योंकि जीवन क्या है एक ही है, उसी में थोड़ा बहुत करके चलना पड़ता है। अगर आप लालच करते थे बिल्कुल इसी तरह इसका भी हश्र आपके तरह ही होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दबा के एकदम अभी एकदम ठोक दीजिए, अभी भी समय है, एकदम लाइक एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल से बिल्कुल ना भूले गाइस। इसी के साथ आपका ये 5वां चैप्टर एंड हो जाता है गाइस। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।